उसका दिल बैठने लगा और उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे जब वह एक विशाल इमारत के पास पहुंचा जो एक तरफ नहर और दूसरी तरफ सड़क की ओर थी। यह इमारत कई छोटे छोटे कमरों में बंटी हुई थी, जिसमें दर्जी, ताले बनाने वाले, रसोइये, अलग अलग प्रकार के जर्मन लोग, वेश्याएं, छोटे अधिकारी और अन्य लोग रहते थे। लोग दोनों दरवाजों से अंदर बाहर आते जाते दिख रहे थे। इमारत में 3-4 चौकीदार द्वारनिक थे, लेकिन युवक को राहत थी कि उनमें से कोई उसे नहीं मिला। किसी की नजर में आए बिना वह दाईं ओर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वह पहले भी इन अंधेरी और तंग सीढ़ियों से परिचित था और इसकी अंधकारमयता उसे सुकून दे रही थी। यह अंधेरा उसे चुभती नजरों से बचाने के लिए पर्याप्त था। उसने चौथी मंजिल पर पहुंचते हुए सोचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रास्ता फर्नीचर हटा रहे सैनिक मजदूरों से बाधित है। यह फर्नीचर उस कमरे से हटाया जा रहा था जो हाल ही में, जैसा वह जानता था, एक जर्मन अधिकारी और उसके परिवार द्वारा खाली किया गया था। इस जर्मन के चले जाने के कारण अब कुछ समय के लिए इस मंजिल पर केवल बूढ़ी औरत ही रहेगी। इसे जान लेना भी अच्छा है। उसने बूढ़ी औरत की घंटी बजाई। घंटी की आवाज हल्की और कमजोर थी, मानो वह तांबे की बजाय टिन की बनी हो। ऐसे घरों में छोटे किराए के कमरों की घंटियां अक्सर ऐसी ही होती हैं। उसे यह बात भूल चुकी थी। घंटी की अजीब सी आवाज ने उसे कुछ याद दिला दिया, जिससे उसकी नसें झनझना उठीं। एक पल बाद दरवाजा आधा खुला और कमरे की मालकिन ने दरवाजे से झांकते हुए आगंतुक को संदेहपूर्ण नजरों से देखा। उसकी छोटी छोटी आंखें अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। लेकिन जब उसने दालान में लोगों को देखा तो वह आश्वस्त हो गई और दरवाजा पूरा खोल दिया। युवक एक अंधेरे एंट्रेंस कमरे में दाखिल हुआ जो एक दीवार से विभाजित था। इसके पीछे एक छोटी रसोई थी। बूढ़ी औरत चुपचाप उसके सामने खड़ी रही और उसे ध्यानपूर्वक घूरती रही। वह एक दुबली पतली, लगभग 60 साल की महिला थी, जिसकी नुकीली छोटी नाक और शरारती चमकती आंखें थीं। उसका सिर खुला हुआ था और उसके सफेद बाल चिकनाई से चमक रहे थे। उसकी लंबी और पतली गर्दन पर एक ऊनी पट्टी लिपटी हुई थी और गर्मी के बावजूद उसने कंधों पर एक पुराना पीला फर टिप्पेट डाला हुआ था। वह लगातार खांस रही थी। युवक शायद उसे अजीब तरीके से घूर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर अचानक फिर से अविश्वास का भाव लौट आया। छात्र रस्कोल्निकोव, मैं 1 महीने पहले आपसे मिलने आया था, आगंतुक ने जल्दी से कहा और हल्का सा झुककर अभिवादन किया। उसे अचानक याद आया कि उसे ज्यादा विनम्र बनना चाहिए। मुझे याद है बटुचका, मुझे अच्छी तरह याद है, बूढ़ी औरत ने कहा, अपनी निगाहें अब भी उस पर संदेहपूर्ण तरीके से टिकाए हुए। तो देखिए, मैं फिर उसी काम के लिए आया हूं, रस्कोल्निकोव ने कहा, जो इतना अविश्वास देखकर थोड़ा हैरान और असहज महसूस कर रहा था। आखिरकार यह उसकी सामान्य प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, उसने सोचा और यह सोचकर असहज हो गया। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही और ऐसा लगा कि वह विचार कर रही है। फिर उसने अंदर के कमरे की ओर इशारा किया, पीछे हट गई ताकि आगंतुक अंदर जा सके और कहा, आइए बटुचका। युवक को जिस छोटे कमरे में ले जाया गया था, उसकी दीवारें पीले रंग के कागज से ढकी थीं। खिड़कियों में जेरानियम के फूल और मसलिन के पर्दे थे और डूबते सूरज की रोशनी ने कमरे को उजाले से भर दिया था। सूरज तब भी इस पर इसी तरह चमकेगा, रस्कोल्निकोव ने अचानक खुद से कहा और कमरे में मौजूद चीजों को तेजी से देखते हुए अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। हालांकि कमरे में कुछ खास नहीं था। पीले लकड़ी का फर्नीचर बहुत पुराना था। एक झुकाव वाली पीठ वाला सोफा था जिसके सामने एक अंडाकार मेज थी। एक टॉयलेट टेबल जिसमें एक दर्पण लगा हुआ था। दीवारों के साथ लगी कुर्सियां और 2-3 सस्ते चित्र थे जिनमें जर्मन लड़कियां पक्षियों के साथ दिख रही थीं। एक कोने में एक दीपक जल रहा था जो एक छोटी मूर्ति के सामने रखा था। फर्श और फर्नीचर साफ सुथरे और चमकदार थे। यह एलिजाबेथ के कारण है। किसी भी चीज पर धूल का एक कण खोजना मुश्किल था। ऐसे डरावनी बूढ़ी विधवाओं के घरों में ही ऐसा अनुशासन देखने को मिलता है, रस्कोल्निकोव ने खुद से कहा, चित्ताकर्षक पर्दे को देखते हुए जो दूसरे छोटे कमरे के दरवाजे को ढक रहा था जिसमें वह कभी नहीं गया था। यह कमरा बूढ़ी औरत के बिस्तर और अलमारी का स्थान था। पूरा अपार्टमेंट इन्हीं 2 कमरों का बना था। तुम क्या चाहते हो? घर की मालकिन ने सख्त स्वर में पूछा। वह उसके पीछे कमरे में आ गई थी और उसे ध्यान से जांचने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। मैं कुछ गिरवी रखने आया हूं, बस इतना ही। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक चपटी पुरानी चांदी की घड़ी निकाली। इसके ढक्कन के अंदर एक ग्लोब उकेरा गया था और चेन स्टील की थी। लेकिन तुमने पिछली बार का उधार नहीं चुकाया, वह 2 दिन पहले चुकाना था।
मैं अगले महीने का ब्याज चुका दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। मैं सब्र रखूं या तुम्हारी चीज तुरंत बेच दूं, ये मेरी मर्जी पर है। बटुचका, मुझे इस घड़ी पर क्या दोगी एलेना इवानोवना? ये बेकार चीज है बटुचका, कुछ भी कीमत नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हारी अंगूठी पर 2 छोटे नोट दिए थे, जब मैं जौहरी से एक नई अंगूठी 1.5 रूबल में खरीद सकती थी। मुझे 4 रूबल दो और मैं इसे छुड़ा लूंगा। ये मेरे पिता की थी, मुझे जल्दी ही पैसे मिलने वाले हैं। 1.5 रूबल, और मैं ब्याज पहले ले लूंगी। 1.5 रूबल, युवक ने विरोध किया। तुम्हारी मर्जी, चाहे लो या मत लो। यह कहकर बूढ़ी औरत ने घड़ी वापस दे दी। उसका आगंतुक इसे लेकर गुस्से में जाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि यह सूदखोर उसकी आखिरी उम्मीद थी, और इसके अलावा उसके आने का एक और उद्देश्य भी था। चलो निकालो पैसे, उसने सख्त आवाज में कहा। बूढ़ी औरत ने अपनी जेब में हाथ डाला, चाबियां निकाली और साथ के कमरे में चली गई। युवक, जो अब अकेला रह गया था, सतर्क हो गया और विभिन्न निष्कर्ष निकालने लगा। उसने सुना कि महिला ने अपनी दराज खोली। यह ऊपर वाली दराज होनी चाहिए, उसने निष्कर्ष निकाला। अब मुझे पता है कि वह अपनी चाबियां दाहिनी जेब में रखती है। वे सब स्टील की रिंग पर लटकी हैं। उनमें से एक बाकी की तुलना में 3 गुना बड़ी है और उसके दांत हैं। यह उसकी दराज की चाबी नहीं हो सकती, तो उसके पास कोई मजबूत बॉक्स या तिजोरी होनी चाहिए। यह अजीब है कि तिजोरियों की चाबियां आमतौर पर ऐसी ही होती हैं, लेकिन आखिरकार यह कितना नीच है।